जो इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। मैंने उनसे माजरत करते हुए कहा कि तुम लोग अपने कमरे में जाकर खेलो और मुझे सोने दो। तो हामा बोली, ना बच्चों, आज मैच जीतने की खुशी में कुछ मीठा हो जाए तो क्या बात है। सुबह और रूबी भी कहने लगे, भाई हमें कोनीटू खुला दो। मैंने कहा, सुबह खुला दूंगा। तो वो तीनों बोले, नहीं अभी खिलाओ, कल हमें अपने शहर जाना है कपास फरोख्त करने। ओ खैर, मैं उठा और बाहर जाकर उनके लिए कोनीटू ले आया और खुद लेट गया। वो तीनों लड्डू खेल रही थीं और आइसक्रीम भी खा रही थीं। मैंने हामा से कहा, तुम अपने कमरे में जाओगी या नहीं? मुझे सुना है। वो शरारत से मुस्कराकर आइसक्रीम खाती रही और बोली, भाई कहीं कमजोरी तो नहीं हो गई जो हर वक्त सोते रहते हो? मैंने कहा, बस थकन है, तुम लोग दूसरे कमरे में जाकर खेलो। और वो तीनों हंसते हुए अपने कमरे में चली गईं और मैं गाने सुनते सुनते सो गया। आधी रात को मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। मैंने देखा कि हामा के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने अंधेरे में ही दूसरे दरवाजे से देखा तो हामा और एमन डांस कर रही थीं। गाना चल रहा था और वो दोनों मस्ती में झूम रही थीं। उनकी हरकत देखकर मैं बहुत बेचैन हो गया। मैंने पहले सिर्फ सुना था कि घर में रहने वाली लड़कियां बहुत शौक होती हैं, आज खुद देख लिया। फिर तीनों आपस में हंसी मजाक करने लगी। बातों बातों में मुकाबला होने लगा कि कौन ज्यादा गोरी है। हामा ने बड़ी होशियारी से सुबह को राजी कर लिया और इसे बेड पर बिठा दिया। एमन ने मोबाइल से तस्वीर बना ली। मैं ये सब देखकर और भी बेचैन हो गया। फिर वो तीनों अपनी मस्ती में मसरूफ़ हो गईं और मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गया ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। मैं सोचने लगा कि शायद एमन ने ही सबको ज़्यादा शौक बना दिया है। अब मुझे इसका कोई हल सोचना होगा। रात को मैं फिर सो गया। सुबह 4 बजे के करीब मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे छेड़ रहा है। मैं नीम गुनूदगी में था और समझा शायद ख्वाब देख रहा हूँ। अचानक एक मीठी सी आवाज़ आई, भाई उठो, ये कुर्रीमीना कपूर नहीं, तुम्हारी बहन है। मैंने आंखें खोलीं तो सामने हामा बैठी मुस्करा रही थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं पहली बार इसे इस नज़र से देख रहा था। मैंने इसे अपने करीब कर लिया और बातें करने लगा। वो हंसते हुए बोली, भाई इतने बेचैन क्यों हो? मैं कहीं जा तो नहीं रही? मैंने मजाक में कहा, क्या पता कल तुम्हारा शौहर आ जाए और तुम चली जाओ। और वो मुस्करा दी। हम दोनों हंसी मजाक और शरारतें करते रहे। वो कहती रही, प्लीज़ बस करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। कुछ देर बाद मैंने इसे अपने करीब बिठाया। वो मेरे इशारे पर खामोशी से बैठी रही, जैसे कोई मुजस्समा हो। जब मैंने इसकी तरफ गौर से देखा तो मैं हैरान रह गया। इसकी खूबसूरती ने मुझे मबहूत कर दिया। मैं पलक झपकना भी भूल गया। कुछ लम्हे हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मुझे होश आया और मैंने इसे आहिस्ता से लिटा दिया। वो मुस्करा कर बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, मैंने आज तक ऐसी खूबसूरती नहीं देखी। वो शर्मा गई। फिर हम दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ती गई। वो भी मेरा साथ देती रही और मैं भी उसके पास शादी का तजर्बा था और मेरे पास पहले का। हम एक दूसरे को समझते रहे। कुछ देर बाद वो जज्बाती हो गई और उम्मी को याद करके रोने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। आखिर में वो मेरे साथ लिपट गई और बोली, भाई अब ही मेरे लिए बने हैं, कुर्रीमीना कपूर के लिए नहीं। इसे भूल जाएं। मैं मुस्करा दिया। इसने कहा, मैं आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो। बातों बातों में हम फिर करीब आ गए। आखिर में वो मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देखने लगी और बोली, मैं अपने महबूब को देख रही हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, मेरी तो तुमने हालत ख़राब कर दी। वो बोली, झूठ, अपने मेरी हालत ख़राब की है? लगता है जैसे अभी किसी गधे से शादी हुई हो। वो हंसते हुए ये बात कहकर मेरे सीने पर हल्का सा हाथ मारने लगी। मैंने भी मुस्करा कर कहा,
अभी तो शादी का पहला दिन है, आगे आगे देखो होता है क्या। वो शर्मा कर मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोली, बस अब ऐसे ही मेरे रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने इसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कमरे में खामोशी छा गई थी। बाहर फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्करा दिए। हामा बोली, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। ओ मैंने कहा, हाँ मगर ये लम्हे मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो आहिस्ता से उठकर खिड़की के पास गई और बाहर आसमान को देखने लगी। सुबह की रोशनी फैल रही थी। इसने पलटकर कहा, नई सुबह नई जिंदगी है ना। मैंने जवाब दिया, हाँ, और अब सब कुछ बदलने वाला है। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाहर से सुबह की आवाज़ आई, ओ भाई, अब जाग रहे हो? नाश्ता तैयार है। हामा घबरा कर बोली, अरे किसी को शक ना हो जाए। मैं हंस पड़ा और कहा, फिक्र ना करो, सब ठीक है। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, आ रहे हैं। सुबह मुस्करा कर चली गई। हामा ने मुझे देखकर कहा, अब हमें समझदारी से रहना होगा। मैंने सर हिलाया, हाँ, अब जिंदगी का नया मरहला शुरू हो रहा है। और यूं हम दोनों ने दिल ही दिल में अहद किया कि जो भी हो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नाश्ता करने के बाद सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अबू दफ्तर चले गए, उम्मी किचन में लग गईं और सुबह और रूबी अपनी तैयारी में लग गईं क्योंकि उन्हें शहर जाना था। मैं सहन में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था, मगर जहन बार बार हामा की तरफ जा रहा था। वो भी किचन के दरवाजे से मुझे चुपके चुपके देख रही थी। जब हमारी आंखें मिलतें तो वो फौरन नज़रें झुका लेती। कुछ देर बाद वो मेरे पास आकर आहिस्ता से बोली, ओ भाई, ज़रा बाजार चलेंगे, मुझे कुछ सामान लेना है। मैंने उम्मी की तरफ देखा, उन्होंने इजाज़त दे दी। हम दोनों मोटरसाइकिल पर बाजार की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हवा तेज़ चल रही थी। हामा ने डर के मारे मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने मुस्करा कर कहा, ओ डर लग रहा है। वो बोली, नहीं, बस आपके करीब अच्छा लगता है। बाजार में बहुत रश था। हमने कपड़े, जूते और कुछ घरेलू सामान लिया। एक दुकान पर वो एक चूड़ियों का सेट देखकर रुक गई। मैंने कहा, ये तुम पर बहुत खूबसूरत लगेंगी। वो खुश होकर बोली, सच? फिर आप ही दिला दें। ओ मैंने फौरन खरीद ले। वो उन्हें हाथ में पहनकर आईने में देखने लगी और बच्चों की तरह खुश होने लगी। वापसी पर वो काफ़ी खामोश थी। मैंने पूछा, क्या बात है? वो आहिस्ता से बोली, बस सोच रही हूँ, हमारी जिंदगी अब किस तरफ जाएगी। मैंने कहा, जहाँ भी जाएगी हम साथ जाएंगे। घर पहुँचे तो देखा कि सुबह और रूबी जा चुकी थी। उम्मी कुछ परेशान लग रही थी। उम्मी ने कहा, बेटा, शहर से फ़ोन आया है, वहाँ हालात ठीक नहीं लग रहे। मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने हामा की तरफ देखा, इसके चेहरे पर भी फिक्र साफ नज़र आ रही थी। लगता था अब हमारी ज़िंदगी एक नए इम्तिहान की तरफ बढ़ने वाली है। उम्मी की बात सुनकर हम दोनों कुछ देर खामोश हो गए। दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था। मैंने हिम्मत करके पूछा, उम्मी, क्या हुआ है वहाँ? उम्मी ने आह भरी और बोले, कह रहे हैं कि फैक्ट्री बंद होने वाली है और मज़दूरों को फारिग किया जा रहा है। तुम्हारे मामू भी परेशान हैं। ये सुनकर मेरे दिमाग में हज़ारों ख्याल आने लगे। अगर वाकई ऐसा हो गया तो सुबह और रूबी का क्या होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? हामा ने आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया और बोली, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैंने इसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में हौसला था। मुझे भी थोड़ी ताकत मिली। इसी वक्त मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर सुबह का नाम आ रहा था। मैंने फौरन फ़ोन उठाया। हाँ सुबह, सब खैरियत? वो घबराई हुई आवाज़ में बोली, ओ भाई, यहाँ हालात ठीक नहीं है। फैक्ट्री के बाहर बहुत हंगामा है, पुलिस भी आ गई है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
तुम लोग महफूज हो ना? वो बोली, हाँ अभी तो हैं, मगर डर लग रहा है। मैंने कहा, फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। फ़ोन बंद होते ही मैंने अबू को कॉल की, मगर वो मीटिंग में थे। मैंने फिर मामू को फ़ोन मिलाया, वो भी परेशान थे। हामा ने कहा, हमें खुद वहाँ जाना चाहिए, शायद हमारी मौजूदगी से कुछ आसानी हो जाए। ये मैंने कुछ सोच कर सर हिलाया। हाँ अभी तैयारी करते हैं। हमने जल्दी जल्दी ज़रूरी सामान लिया। उम्मी ने हमें दुआएं दें और कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। रास्ते में बस में बैठे हुए मैं मुसलसल खिड़की से बाहर देख रहा था। दिल बेचैन था, हाथ पसीने से भीग रहे थे। हामा ने कहा, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। ये सफ़र शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान बनने वाला था। बस कई घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार शहर पहुंच गई। बाहर अंधेरा फैल चुका था और सड़कों पर गैर मामूली खामोशी थी। मुझे ये खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। हमने एक रिक्शा लिया और सीधा मामू के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जगह जगह पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। कहीं कहीं लोग टोलियों की सूरत में खड़े बातें कर रहे थे। सबके चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। हामा ने धीमी आवाज में कहा, वाकई हालात ठीक नहीं लग रहे। मैंने जवाब दिया, हाँ मगर हम यहाँ आ गए हैं, अब हिम्मत नहीं हारेंगे। मामू के घर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से मामू ने खुद दरवाज़ा खोला। उनका चेहरा थका हुआ और आंखें सुर्ख थीं। तुम लोग आ गए? उन्होंने हमें गिले लगा लिया। अंदर जाकर पता चला कि सुबह और रूबी भी वहीं थी। हमें देखकर दोनों की जान आई। सुबह फौरन बोली, ओ भाई, हमें बहुत डर लग रहा था। मैंने इसके सर पर हाथ रखा, अब मैं आ गया हूँ, फिक्र ना करो। ओ मामू ने हमें सारी बात बताई। फैक्ट्री का मालिक अचानक शहर छोड़कर चला गया था। मजदूरों की कई महीनों की तनख्वाह रुकी हुई थी। सब लोग एहतजाज कर रहे थे, अगर मसला हल न हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मामू की आवाज़ भर आई। हामा ने कहा, कोई कानूनी रास्ता नहीं है। मामू बोले, है मगर उसके लिए मजबूत गवाहों और कागजात की ज़रूरत है। मैंने सोचते हुए कहा, हम कोशिश करेंगे। कल सबसे पहले लेबर ऑफिस चलते हैं। उसी रात हमने वहीं क़याम किया, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। ज़हन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, क्या मैं अपने घर वालों को इस मुश्किल से निकाल पाऊंगा? सुबह होने से पहले ही मेरी आँख खिल गई। बाहर से शोर सुनाई दे रहा था। लगता था आज का दिन फैसलाकुन होने वाला था। मैं फौरन उठकर बाहर निकला तो देखा कि गली में काफ़ी लोग जमा थे। मजदूर, महल्ले वाले और कुछ सहाफ़ी भी आ चुके थे। सबकी नज़रें फैक्ट्री की तरफ थीं। मामू भी हमारे पीछे आ गए। उन्होंने कहा, आज यूनियन वालों ने बड़ा एहतजाज रखने का ऐलान किया है। हामा ने फिक्रमंदी से पूछा, कहीं बात खराब तो नहीं हो जाएगी? मैंने जवाब दिया, हम कोशिश करेंगे कि मामला पुरअमन रहे। हम सब फैक्ट्री के गेट के करीब पहुँचे। वहाँ पहले ही सैकड़ों लोग नारे लगा रहे थे, हमें हमारी तनख्वाह दो, मालिक को वापस बुलाओ। फिज़ा जज्बात से भरी हुई थी। इतने में पुलिस आ गई और लाउड स्पीकर पर ऐलान होने लगा कि सब लोग मुंतशिर हो जाए। मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। अचानक हुजूम में धक्कम पेल शुरू हो गई। कुछ लोग आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मैंने जल्दी से सुबह और रूबी को अपने पीछे कर लिया और हामा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मेरे साथ रहो, कहीं बिछड़ ना जाना, मैंने कहा। इसी दौरान एक बुजुर्ग मजदूर जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए। माहौल और ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा और चंद लोगों की मदद से उन्हें एक तरफ ले आया। हामा ने फ़ौरन पानी लाकर दिया। ये मंज़र देखकर कुछ लोग होश में आ गए। शोर थोड़ा कम हुआ। इसी वक्त एक शख्स आगे आया।
वो खुद को फैक्ट्री के मालिक का नुमाइंदा बता रहा था। इसने बुलंद आवाज में कहा, ओ मालिक, बातचीत के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि एहतजाज ख़त्म किया जाए। हुजूम में सरगोशियां होने लगे। मामू ने मेरी तरफ देखा। ये मौका ज़ाय नहीं करना चाहिए। मैंने सर हिलाया। हाँ, हमें बातचीत का हिस्सा बनना होगा। कुछ मुंतखब लोग मुज़ाकरात के लिए बुलाए गए। हैरत की बात यह थी कि उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद अब हमारी किस्मत का फैसला होने वाला था। हम चंद लोग नुमाइंदे के साथ फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल अजीब सा था, जैसे बरसों की मेहनत खामोशी से हमें देख रही हो। एक बड़े कमरे में हमें बिठाया गया। सामने मेज़ के पीछे 2 वकील और एक मैनेजर बैठा था। उनके चेहरों पर सख्ती साफ नजर आ रही थी। मैनेजर ने बात शुरू की। हम सब जानते हैं कि हालात ख़राब हैं, मगर कंपनी भी खसारे में है। मामू फौरन बोले, खसारा हो या फ़ायदा, मज़दूर की मेहनत का हक़ तो देना होगा। मैंने भी हिम्मत करके कहा, ये लोग महीनों से बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। ये नाइंसाफ़ी है। कमरे में कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। एक वकील ने फाइल खोल कर कहा, हमारे पास कुछ कानूनी रास्ते हैं, मगर इसमें वक्त लगेगा। हामा ने पहली बार बात की। वक्त उन लोगों के पास नहीं है। बच्चों की फीस, इलाज, किराया, सब रुका हुआ है। मैनेजर ने गहरी सांस ली। हम फ़िलहाल आधी तनख्वाह देने को तैयार हैं, बाकी बाद में। हमारे दरमियान सरगोशियां होने लगी। कुछ लोग मानने को तैयार थे, कुछ नहीं। मैंने कहा, आधी तनख्वाह से मसला हल नहीं होगा। हमें तहरीरी ज़मानत चाहिए कि बाकी रकम कब मिलेगी। वकील ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर हम ये ज़मानत दे दें तो एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। मामू ने जवाब दिया, हाँ, मगर वदा पूरा होना चाहिए। काफ़ी देर बहस के बाद आखिरकार एक मुआहदा तैयार हुआ। तय हुआ कि 1 हफ्ते में पूरी अदायगी होगी, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। हम सब ने कागज़ पर दस्तखत कर दिए। जब हम बाहर निकले तो हुजूम बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। मैंने ऊंची आवाज़ में सारी बात बताई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद लोग तालियां बजाने लगे। कई आंखों में आंसू थे। हामा ने आहिस्ता से कहा, आपने कमाल कर दिया। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, ये सब हम सब की वजह से मुमकिन हुआ है। मगर दिल के किसी कोने में मुझे अब भी एक खदशा सता रहा था, क्या मालिक वाकई अपना वदा पूरा करेगा।